हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे UGC नेट का जो सिलेबस है उसकी इकाई नंबर 10 दे रखा है। जैसा कि थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जैसे मैंने कल एक वीडियो डाली थी, इसमें हमने UGC नेट का जितना भी सिलेबस था हिंदी का, हिंदी साहित्य का और हिंदी का जो UGC नेट में आने वाला है उस सारे पे हमने डिटेल से चर्चा की थी। वो हमने क्यों की थी? क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जैसे कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में UGC का जो एप्लीकेशन फॉर्म का नोटिफिकेशन आने की प्रबल संभावना है। तो जो भी कैंडिडेट UGC नेट की तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी विषय से करना चाहते हैं, वो हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल से ज़रूर जुड़े। तो आप सबसे पहले तो SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आप UGC नेट के लिए कहीं से भी आप जैसे कोचिंग वगैरह लेने के लिए सक्षम नहीं हैं, तो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि निःशुल्क आपको जो है UGC नेट के लिए हिंदी साहित्य यहाँ पर पूरा करवाया जाएगा। किसी प्रकार का कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा, बस इतना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जैसे कि मैंने कल एक वीडियो डाली थी, उसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि UGC नेट के अंदर जो है हमारी कितनी 10 जो यूनिट्स हैं। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले हम इजी तरीके से हम बच्चों को पढ़ाना शुरू करें ताकि उनको ये ना लगे कि 2 महीने के अंदर हमारी जो 10 यूनिट है वो किस प्रकार से कंप्लीट होंगी। तो 2 महीने की स्ट्रेटजी के अंदर मैंने बताया था कि 1 महीने के अंदर हम 5 यूनिट करेंगे और दूसरे महीने के अंदर हम 5 यूनिट करेंगे और उसके बाद जून के जितने भी दिन मिलेंगे उसमें हम सारा रिवाइज करेंगे। तो जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर मैंने जीवनी की जो वीडियो है वो डाल रखी है और आज मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी आप सभी के लिए, जहाँ पर आपको UGC नेट हिंदी सिलेबस के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उसी में आपको यूनिट वाइज यानी कि इकाई वाइज आपको टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिल जाएंगी ताकि आपको आसानी रहे देखने में और इधर उधर ना भटकना पड़े। तो जो जीवनी टॉपिक है उसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ और अब आप यहाँ आत्मकथा हम थोड़ी सी बाद में करेंगे और इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि अन्य गद्य विधाएं भी कह रखा है। तो अन्य गद्य विधाओं के अंदर आपका जो रिपोर्टाज है जो रिपोर्टाज है, जीवनी है, आत्मकथा है, यात्रा वृत्तांत है, ये सब अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिपोर्टाज। तो यहीं से मैं शुरू करवा रही हूँ। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं और सिलेबस यहाँ से सिमटता हुआ आपको दिखाई देगा। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम रिपोर्टाज पढ़ेंगे कि रिपोर्टाज क्या होता है। ठीक है, तो आज हम रिपोर्टाज देखेंगे कि रिपोर्टाज होता क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिपोर्टाज शब्द की। जो रिपोर्टाज शब्द है वो फ्रांसीसी शब्द है। जो रिपोर्टाज है वो फ्रांसीसी शब्द है और ये शब्द किससे बना है? अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द से बना है। तो अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द से बना है और ये तो अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है। और रिपोर्टाज जो है एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। तो ये आपको याद रखना है। कई बार बहुत ही इजी पेपर आता है तो यही पूछ लेते हैं कि रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, ठीक है। उसके बाद गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ। यानी कि रिपोर्टाज जो है हिंदी के एक गद्य विधा है। ये गद्य और पद के बारे में मैं कई बार वीडियो डाल चुकी हूँ और कई बार मैं बता भी चुकी हूँ, ठीक है। तो पद्य के अंदर हमारी जो कविता होती है, जो काव्य होता है वो सारा आ जाता है और गद्य के अंतर्गत जो हमारी कहानी, नाटक, उपन्यास होते हैं वो सब हमारी गद्य रचनाओं के अंतर्गत आ जाते हैं। तो रिपोर्टाज की बात करेंगे, एक फ्रांसीसी शब्द है। अब रिपोर्टाज होता क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। ये रिपोर्टाज शब्द किस समय आविर्भाव हुआ, मतलब अस्तित्व में आया। इस शब्द का जो इस गद्य विधा के रूप में आया ये द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास। देखो ये क्यों आया होगा? क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो चारों तरफ क्या था, उस समय जनसंचार के इतने माध्यम नहीं थे। सिर्फ एक समाचार पत्र ही जनसंचार का एक माध्यम था और समाचार पत्रों में उस युद्ध से संबंधित क्या होती थी, रिपोर्ट छपती रहती थी।
ठीक है। तो रिपोर्ट के आधार पर ही जो लेखक होते थे वो रिपोर्टार्ज लिखते थे। मतलब रिपोर्ट के आधार पर जो साहित्यिक रचना की जाने लगी लेखकों के द्वारा, तो उसे क्या कहा जाने लगा, रिपोर्टार्ज कहा जाने लगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रिपोर्ट शब्द है वो अंग्रेजी का शब्द है, तो अब रिपोर्ट को तो हम हिंदी की एक विधा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हिंदी की विधा कहलाने के लिए इस रिपोर्ट के अंदर साहित्यिक विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है। तो जब कोई भी लेखक या लेखककार किसी भी अंग्रेजी समाचार की किसी भी रिपोर्ट को जब अपनी कलात्मक और साहित्यिक अभिव्यक्ति देता था तो वह रिपोर्टार्ज कहलाता था। तो आई होप आपको रिपोर्टार्ज समझ में आ गया होगा। आज मेरा थोड़ा सा गला खराब है, तो हम रिपोर्टार्ज पढ़ रहे हैं। और रिपोर्टार्ज मैंने बताया रिपोर्ट के आधार पर जब कोई भी लेखक उसे अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति देता है और साहित्यिक उस पर प्रभाव डालता है तो वो रिपोर्ट क्या कहलाती है, आपकी रिपोर्टार्ज कहलाती है। अब रिपोर्टार्ज आविर्भाव में कब आया, मतलब इसका प्रादुर्भाव कब हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ। रिपोर्टार्ज के जनक के रूप में रूसी साहित्यकार इलिया एहरेनबर्ग को स्वीकार किया जाता है। तो रिपोर्टार्ज का जो जनक है वो किसे माना जाता है, एक रूस का साहित्यकार है, उसका नाम है इलिया एहरेनबर्ग को। तो ये ध्यान रखना है आपको। और आज की जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट रहने वाली है यूजीसी नेट के लिए। तो एक बात और बताती हूँ, जो बच्चे जैसे कि DSSB की तैयारी कर रहे हैं या TGT PGT चंडीगढ़ हिंदी की तैयारी कर रहे हैं या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए भी आज की वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि उनके सिलेबस में क्या दिया हुआ होता है, वही हिंदी साहित्य दिया हुआ होता है। तो हिंदी साहित्य अगर आप यूजीसी नेट के लिए आप हिंदी साहित्य पढ़ लेते हैं तो आपका हर किसी एग्जाम के लिए काम आने वाला है। तो यहीं से शुरू करते हैं हम। हिंदी में रिपोर्टार्ज का जनक, और हिंदी में ये तो हुई भाई, ये जो प्रथम जनक था रिपोर्टार्ज का उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है। हिंदी में रिपोर्टार्ज का जनक कौन है? अब हिंदी में रिपोर्टार्ज का जनक कौन है? हिंदी में रिपोर्टार्ज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है और रूपा पत्रिका के दिसंबर 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टार्ज माना जाता है। तो हिंदी में रिपोर्टार्ज का जनक किसको अब आपसे प्रश्न पूछ ले कि हिंदी में रिपोर्टार्ज का जनक किसको माना जाता है, तो आप नोट करते जाएं, शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। रूपाब पत्रिका के दिसंबर 1938 में प्रकाशित। अब आपसे पूछ ले कि रूपाब पत्रिका कब प्रकाशित हुई, तो 1938 में प्रकाशित हुई। और इसी रूपाब पत्रिका में एक रिपोर्टार्ज प्रकाशित हुआ था जिसका क्या नाम था, लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टार्ज कहा जाता है। अब आपसे प्रश्न यहाँ पर दो तरीके से बन सकते हैं कि हिंदी में रिपोर्टार्ज का जनक किसे कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे शिवदान सिंह चौहान को। अब आपसे पूछ ले कि हिंदी का प्रथम रिपोर्टार्ज कौन सा है, तो आप बोलोगे लक्ष्मीपुरा। एक आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि लक्ष्मीपुरा रिपोर्टार्ज किसकी रचना है, तो आप बताएंगे शिवदान सिंह चौहान। एक आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछ सकता है कि लक्ष्मीपुरा रिपोर्टार्ज कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ, तो आप बताएंगे रूपाब पत्रिका में प्रकाशित हुआ और सन 1938 में प्रकाशित हुआ। ठीक है। इस तरीके से आपको चीज़ों को पढ़ते हुए चलना है। रिपोर्टार्ज शैली में चंडी प्रसाद सिंह लिखित युवराज की यात्रा 1897 प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन है। यानी कि आपसे पूछ लें कि युवराज की यात्रा ये जो रचना है ये किसके द्वारा लिखित है, तो ये रिपोर्टार्ज शैली में ही लिखा गया है। किसके द्वारा? चंडी प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया। कब लिखा गया? 1897 में लिखा गया। अब आपसे इसका वस्तु पूछ ले कि विषय वस्तु क्या है, किसके बारे में रिपोर्टार्ज लिखा गया है, तो ये प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा, यानी कि इंग्लैंड से जो प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे या भारत आए थे उनकी भारत यात्रा का विस्तृत वर्णन है इस रिपोर्टार्ज के अंतर्गत। ठीक है। हिंदी के प्रमुख रिपोर्टार्ज कौन से हैं? अब यहाँ से आपको अपने नोट्स बना लेने हैं और ध्यान से बहुत ही एक एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ते हुए चलना है।
ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हम पढ़ेंगे, वर्कलोड आपको बिल्कुल नहीं लेना है। और जो बच्चे DSSB TGT की और चंडीगढ़ TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास 1 ये यहीं से स्टार्ट है। और वीडियो को आप लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके अलावा जितने भी आप जहाँ से भी पढ़ेंगे, आप किसी कोचिंग से भी पढ़ेंगे तो आपको यही सब कुछ मटेरियल जो है आपको मिलने वाला है। मैं बेस्ट से बेस्ट यहाँ पर कंटेंट आपको देने की कोशिश कर रही हूँ। तो देख लेते हैं हिंदी के प्रमुख रिपोर्टार्ज कौन कौन से हैं। अब लेखक इधर दे रखे हैं और इधर आपको रिपोर्टार्ज दिए गए हैं। तो सबसे पहला लेखक है शिवदान सिंह चौहान। तो इनके द्वारा लिखे गए रिपोर्टार्ज कौन से हैं? नंबर 1 पे लक्ष्मीपुरा, दूसरा है मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। अब आप इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे कि जो शिवदान सिंह चौहान है यानी कि शिव और लक्ष्मी मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। कैसे याद रखोगे? शिव और लक्ष्मी मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई लड़ रही हैं। रंगे राघव का कौन सा है? इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में खूब पूछे जाते हैं यहाँ से, और TGT में तो खूब ही आसानी से यहीं से प्रश्न बनते हैं। थोड़ा इजी पड़ जाता है इसलिए कह रही हूँ। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता ही बनता है। तो रांगे राघव का है तूफानों के बीच, और इसकी रचना ये प्रकाशित कब हुआ था? 1941 में। रांगे राघव यानी कि तूफानों के बीच में हम रंग नहीं सकते, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ पे रंग हम तभी लगा सकते हैं जब वो कोई चीज़ एक स्थिर होएगी, लेकिन तूफान में तो ऐसे ऐसे तूफान होता रहता है तो इस पर हम रंग लगा ही नहीं सकते। तो थोड़ा सा आपको हिंट बना लेना है, रांगे राघव तूफानों के बीच। नेक्स्ट है प्रकाश चंद्र गुप्त। नेक्स्ट लेखक है प्रकाश चंद्र गुप्त और इनके रिपोर्टार्ज हैं स्वराज्य भवन, अल्मोड़े का बाजार और बंगाल का अकाल। यानी कि प्रकाश चंद्र गुप्त, प्रकाश आपको पता है रोशनी को कहते हैं, तो अपने स्वराज्य में भी प्रकाश है, अल्मोड़े के बाजार में भी प्रकाश है और बंगाल के अकाल के समय भी प्रकाश था। कैसे याद रखोगे? स्वराज्य, अल्मोड़े और बंगाल, इनमें कैसे याद रखोगे? अब रचनाएं आपको पता होना चाहिए। स्वराज्य भवन, अल्मोड़े का बाजार और बंगाल का अकाल प्रकाश चंद्र गुप्त द्वारा लिखे गए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। मैं इतने आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उपेंद्र नाथ अस्क। नेक्स्ट है उपेंद्र नाथ अस्क, पहाड़ों में प्रेम में संगीत। तो ये बहुत ही अच्छी रचना है, इसको याद करने में बहुत ही आसानी रहती है। आप अस्क की बजाय क्या ले लें यहाँ पर? इश्क। इश्क कहाँ पर अच्छा किया जाता है? पहाड़ों में प्रेम में संगीत। पहाड़ों में संगीत बजाकर अच्छी तरह से आप अस्क कर सकते हैं, ऐसे आप याद रखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है, आप इसको थोड़ा सा उल्टा ना समझे, मैं आपको याद करने के लिए सिर्फ ये आपको ट्रिक बता रही हूँ। नेक्स्ट है राम नारायण उपाध्याय। राम नारायण उपाध्याय, तो इनके कौन कौन से रिपोर्टार्ज हैं? गरीब और अमीर पुस्तकें कब प्रकाशित हुई? 1958। नववर्षांक समारोह। मतलब आप कैसे याद रखोगे? जो राम है वो सबके नारायण हैं, राम नारायण जो हैं सबके नारायण हैं, उसमें अमीर और गरीब और नव वर्ष पर सभी का समारोह करते हैं। भगवान जो है आप ऐसे याद रख सकते हैं, राम नारायण भगवान जो हैं वो अमीर और गरीब सभी को पुस्तक बांटते हैं नव वर्ष के समारोह में। शायद आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। भदंत आनंद कौशल्यायन। नेक्स्ट है कवि लेखक हैं भगदंत आनंद कौशल्यायन। देश की मिट्टी बुलाती है, तो ठीक है, देश की मिट्टी बुलाती है, ये इनका रिपोर्टार्ज है, इनके द्वारा रचित। अब कौशल्या माता जो थी, जब भगवान राम अपने देश को छोड़कर चले जाते हैं तो उन्हें वापस बुलाती हैं, ऐसे याद रखोगे, देश की मिट्टी बुलाती है, ठीक है। शिव सागर मिश्र। शिव सागर मिश्र, भाई शिव सागर यानी कि शिव भगवान, वे लड़ेंगे 1000 साल। तो इनकी रचनाएं ऐसी है, वे लड़ेंगे 1000 साल। ये जो रिपोर्टार्ज है वे किसके द्वारा लिखा गया? शिव सागर मिश्र के द्वारा लिखा गया। कब लिखा गया? 1966 में लिखा गया। और इसकी ट्रिक आप कैसे याद रखेंगे कि शिव जो है एक सागर के समान है जो लड़ेंगे हजारों साल, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। धर्मवीर भारती, तो धर्म के लिए क्या की जाती है? हमेशा युद्ध किया जाता है, युद्ध की यात्रा की जाती है, ऐसे याद रखेंगे। धर्मवीर भारती का क्या होगा? युद्ध की यात्रा। युद्ध यात्रा में 2 शब्द हैं, तो ये 1972 में यानी कि 2 हैं, प्रकाशित हुआ।
नेक्स्ट आता है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैया लाल, भाई लाल जो होते हैं ना, उनको लाल मतलब हम अक्सर छोटे बच्चों को कहते हैं, और वो बोलते के समय ही मुस्कुराने लग जाते हैं। तो कैसे याद रख रहे हो? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर क्षण बोले कण मुस्कुराए। क्षण बोले कण मुस्कुराए मतलब एक क्षण उनको खुश होकर बोल दो तभी वो मुस्कुराने लग जाते हैं। तो ये किसकी रचना है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की क्षण बोले कण मुस्कुराए है। ठीक है, आई होप बहुत अच्छे से आपको याद होते जा रही होंगे। शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह का क्या है? प्लाट का मोर्चा। अब मैंने ये कैसे याद कर रखा था? हमारे गांव में एक शमशेर नाम का एक आदमी था, वो हमेशा अपने प्लाट में रहता था, यानी कि उसके प्लाट में एक बेरी का पेड़ था, और वो उसके ऊपर से क्या करने, बेर नहीं तोड़ने देता था किसी को भी। तो आप कर सकते हो, वो प्लाट का मोर्चा संभाल कर रखते थे हमेशा। कैसे याद रखेंगे? शमशेर बहादुर सिंह, प्लाट का मोर्चा। देखो, अगर आप किसी भी चीज़ों को इतनी आसान तरीके से अगर आप याद करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। फणीश्वर नाथ रेणु। तो फणीश्वर नाथ रेणु ऋण जल धन जल। अब ये देखेंगे, फणीश्वर नाथ रेणु इनके इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पूछने की, एग्जाम में पूछने की संभावना भी रहती है। तो फणीश्वर नाथ रेणु ज़्यादातर अपने आंचलिक प्रदेश से जुड़े हुए रहे हैं। तो इनकी कहानियाँ लीजिए, चाहे इनके उपन्यास लीजिए, सारे आंचलिक रचनाएं हैं। तो इनके रिपोर्टार्ज कौन कौन से हैं? फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, अब आपको पता है कि रेणु किसका सरनेम है, ये इन्हीं के साथ लगता है, फणीश्वर नाथ के साथ। इनकी रचनाएं कौन सी है, एक बार पढ़ लेते हैं। ऋण जल धन जल कब प्रकाशित हुई? 1977 में। नेपाली क्रांति कथा, तो ये 1978 में। श्रुत अश्रुत पूर्व 1984 में। और एकलव्य के नोट्स, ठीक है, ये इनकी एक चौथी रचना है। तो एक अक्सर पूछा जाता है एकलव्य के नोट्स, ये किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु की। ट्रिक क्या बनाएंगे कि जो रेणु है बेचारी, वो कर्ज में, ऋण जल मतलब उसके ऊपर ऋण होता है, किसका? जल और धन का, धन का ऋण होता है। वो उसको चुकाने के लिए नेपाल की क्रांति करती है, क्रांति में आंसू बहाती है, और फिर एक जब उसकी पार नहीं पड़ती तो एकलव्य को क्या लिखती है? नोट्स लिखती है। इस तरह मतलब एकलव्य का सहारा लेती हैं। तो कैसे याद करोगे? फणीश्वर नाथ रेणु एक लड़की है, इसके ऋण जल धन जल, यानी कि ऋण हो जाता है धन का, नेपाल की क्रांति करती है। श्रुत अश्रुत पूर्व मतलब पहले वो अश्रुत से आप आंसू ले सकते हैं, तो अश्रु बहाती है और फिर एकलव्य को नोट्स लिखती है। आई होप इससे आसान आपको ट्रिक कोई भी नहीं बता सकता। विवेक की राय। विवेक की राय के बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जुलूस रुका है, ये कब प्रकाशित हुआ? 1977 में। बाढ़ बाढ़ बाढ़, और ये कब, ये ठीक किसका है? विवेक की राय का। यानी कि विवेक की राय का दो ही हैं, जुलूस रुका है और बाढ़ बाढ़ बाढ़। आप कैसे याद रखेंगे? आपके एग्जाम में मान लो ये नाम आ गया विवेक की राय, ठीक है, ये दे दिए, एक ऑप्शन में विवेक की राय है और ये दे दिए, कैसे याद रखोगे भाई? विवेक में अगर विवेक से काम लेंगे, जुलूस निकला हुआ होता है जब बहुत सारे दंगे होते हैं, और बाढ़ आती है तब भी बहुत क्राउड होता है, बहुत भीड़ होती है। तो अगर उस समय आप विवेक से काम लेंगे तो जुलूस से भी बच जाएंगे और बाढ़ से भी बच जाएंगे। देखो कितनी अच्छी ट्रिक, शानदार ट्रिक बनी है, ठीक है। और उसी के साथ नेक्स्ट है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, खून के छींटे। भाई भगवान के ऊपर खून के छींटे मत मारो, ठीक है। राम कुमार वर्मा, पेरिस के नोट्स, मतलब राम कुमार वर्मा जो है पेरिस में बैठे बैठे क्या लिखते हैं? नोट्स लिखते हैं। कैलाश नारद, धरती के लिए, यानी कि कैलाश पर्वत कहाँ पर है? धरती पर है, धरती के लिए है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी का है चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू लहासा सड़क, ठीक है, ये एक ही है, एक ही पूरा रिपोर्टाज है ये, और किसके द्वारा रचित है? जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी द्वारा, ठीक है। जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी है, यानी कि जगदीश प्रसाद जो है चतुर है, वह चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू
यानी कि लासा वाले सड़क से भी पार निकल कर आ जाएगा। ठीक है, लासा वाला आपने पढ़ा है ना, स्पीति में बारिश से एक चैप्टर था, तो वहीं से लहासा वही जगह का नाम है। थोड़ा सा मुश्किल है वहाँ का रास्ता। तो जगदीश पर ये चतुर्वेदी ये थोड़ा चालाक है, इसलिए ये लासा की सड़कों से भी बचकर निकल आएगा। निर्मल वर्मा, प्राग एक स्वपन। जो निर्मल रहता है वो एक सोपन की तरह होता है। निर्मल जो होता है एक सोपन की तरह होता है, और ये इम्पोर्टेंट है, इस रचना को आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है सती कुमार, क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था। सती कुमार, सती कुमार, क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था। सती कुमार अपनी सच्चाई को प्रदर्शित करने के लिए कह रहा है कि क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था। ठीक है। श्रीकांत वर्मा का मुक्ति फौज, श्रीकांत वर्मा, भाई एक आधा तो आप बिना ट्रिक अपनी भी बना लेंगे। मुक्ति फौज। कमलेश्वर का क्रांति करते हुए आदमी को देखा। अब कमलेश्वर नाम की एक औरत है जो हमारे मतलब दाएं बाएं हैं, ऐसे ट्रिक कर लेना कि हमेशा क्रांति करती रहती है, मतलब लड़ती रहती है। ठीक है, औरतों का काम होता है जैसे कि लड़ती रहती हैं, तो आप ऐसे याद कर लेना, कमलेश्वर क्रांति करते हुए आदमी को देखा। अब मैं जो ट्रिक बता रही हूँ ना, उन ट्रिक को आपको एक अलग से ट्रिक नहीं बनानी पड़ेगी याद करने के लिए। जैसे ही आपके ऑप्शन में इधर से राइटर मिलेगा, इधर से रचना मिलेंगे, आप तुरंत इनका संबंध क्रिएट करेंगे। और अरे मैम ने बताया था सती कुमार, सच्चाई जानने के लिए सत्य, क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था, तो इस तरीके से आपको याद आ जाए। कमलेश्वर क्रांति करती, अरे मैडम कह रही थी कमलेश नाम की एक औरत थी, वो हमेशा क्रांति करती रहती थी। ठीक है। चंडी प्रसाद सिंह, युवराज की यात्रा, यानी कि जो युवराज होते हैं वो बड़े चंडी स्वभाव के होते हैं, मतलब जिद्दी स्वभाव के, आप ऐसे कर सकते हैं। चंडी प्रसाद सिंह युवराज की यात्रा कब प्रकाशित हुई, 1897 में। तो दोस्तों ये थे आज के सारे रिपोर्टर्स। अब आप चाहें किसी भी बुक से पढ़ लें, इससे ज़्यादा कंटेंट आपको कहीं से भी मिलने वाला नहीं है। मैंने कई सारी बुक्स पढ़ी हैं और देखा भी है, और लास्ट में फिर मैंने यही सोचा कि यहीं से पढ़ाया जाए बच्चों का। अब चाहे आप DSSB की तैयारी कर रही हों, चाहे आप चंडीगढ़ की TGT PGT की तैयारी कर रही हों, चाहे आप किसी भी स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी कर रही हों, उन सभी के लिए वीडियो जो है महत्वपूर्ण रहने वाली है। और स्पेशल UGC नेट की तो हमने मुहिम अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर शुरू कर ही रखी है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और हमारे साथ जुड़ें और आज के काम को आज ही फिनिश कर लें, ताकि अगली वीडियो जब आए तो आप फ्री माइंड रहें। दिन में जो मैं वीडियो डालती हूँ उसे आप पढ़ लें और साथ के साथ लिख लें, नोट डाउन कर लें, और जब अगली वीडियो कल आए उससे 10 मिनट पहले इस वीडियो को आप रिवाइज कर लें, जो नोट्स आपने बनाए हैं। देखना किस प्रकार से आपकी तैयारी बहुत जल्दी जल्दी होती चली जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों।